डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं और कई डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं जिनको बहुत तरह की अलग अलग समस्याएं होती है। आइए आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के ऐसे मरीज जो बहुत लंबे समय से दवाइयाँ लेते आ रहे हैं एलोपैथी मेडिसिन और उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, और उस कड़ी में हम बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट किस तरह से एलोपैथी में दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ जो एलोपैथी में दी जाती है शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो होती है कि शुगर का जो हम शुगर इंटेक करते हैं वो शुगर हमारी बॉडी में किस तरह से उसका यूज़ बढ़ाया जाए। दूसरा ये रोल होता है कि जो हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं तो एलोपैथी दवाइयाँ उस शुगर को किडनी के रास्ते यूरिन से निकालने का काम करती है। और तीसरा जो एक और मेडिसिन, अलग तरह की मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन जैसे कि टीनाग्लिप्टिडिन या सीटाग्लिप्टिडिन, ऐसी ग्लिप्टिडिन के बहुत सारे भाई बहन हैं। वो मेडिसिन हमारी जो आग्नेय ग्रंथि होती है जिसको कि पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करता है और पेनक्रियाज को वो स्टिमुलेट करती है ताकि पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करे जिससे कि जो हमने खाना खाया वो कंट्रोल हो जाए। तो इस तरह से 3 तरह के मेजर एक्शन होते हैं एलोपैथी मेडिसिन के, जिसमें सबसे पहले आती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का काम होता है कि हम जो खाना खाते हैं वह खाना हमारे इंटेस्टाइन में तक पहुंचता है और इंटेस्टाइन की जो माइक्रोविली है वो हमारे खाने में से जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है, मेटफॉर्मिन उसको रोकता है। मेटफॉर्मिन जो हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन को इनहिबिट करता है कि वो ज़्यादा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं करे और मैक्सिमम ग्लूकोज स्टूल के रास्ते निकल जाए। दूसरा एक और मेटफॉर्मिन का काम है कि मेटफॉर्मिन हमारा जो बॉडी में शुगर का जो यूज़ है हमारी हर सेल में, जहाँ जहाँ शुगर हर सेल में, बॉडी के हर ऑर्गन में, हर अंग में, जहाँ जहाँ जो छोटी छोटी सेल्स से बना होता है उन सेल्स को मेटफॉर्मिन शुगर का यूज़ बढ़ाती है, मतलब कि शुगर को अंदर जाने का रास्ता बनाती है। तो ये 2 मेजर रोल होते हैं मेटफॉर्मिन के। मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवा है, लेकिन होता ये है कि ये इसका एक्शन है और इसके कारण ये देखा गया है कि स्टूल के रास्ते जब पेशेंट का शुगर निकलता है, एक्स्ट्रा शुगर जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इंटेस्टाइन पे बहुत बड़ा हार्म होता है। मेटफॉर्मिन के कारण स्टूल में बहुत सारा ग्लूकोज रहता है और इंटेस्टाइन को मेटफॉर्मिन रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो एब्जॉर्प्शन ना करे, तो बहुत सारा स्टूल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो स्टूल के रास्ते, एनस के रास्ते, इंटेस्टाइन के रास्ते, वो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो शुगर की मात्रा पूरे इंटेस्टाइन में और पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में सब जगह शुगर, और एनल पार्ट में सब जगह शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है स्टूल में, और वो स्टूल के साथ बाहर निकल जाती है। ऐसी परिस्थिति में बार बार जो इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस है, पेट के दर्द है, ये बढ़ते हैं। ये देखने योग्य बात है। और एक समय आता है जब मेटफॉर्मिन अपना काम करना बंद कर देती है, तब जो अगली दवा डॉक्टर चूज करता है वो होता है DPPA इनहिबिटर्स। DPPA इनहिबिटर्स जिनको कि सीटाग्लिप्टिडिन, टीनाग्लिप्टिडिन आदि बोला जाता है, ये DPPA इनहिबिटर्स इंसुलिन जहाँ से बनती है यानी कि पेनक्रियास से, तो पेनक्रियास पर एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं कि वो ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करे। और इन दवाइयों के कारण इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होता भी है, लेकिन पेनक्रियास की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद पेनक्रियास हाथ खड़े कर देता है और उसमें सूजन आने लगती है। शुरू में 4-5 बार एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, मतलब कि कुछ दिनों के लिए दर्द होता है, पेट में उल्टी होती है, नोजिया होता है, और उसके बाद वह 4-5 बार होने के बाद एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट के लिए बहुत भारी समस्याएं फिर होने लगती है और इंसुलिन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह से एक और दवा जो होती है जैसे कि ग्लिफलोजिन जिसको कहा जाता है, यह दवा बेसिकली जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको यूरिन के रास्ते निकालने का कार्य करती है। मतलब ये हुआ कि किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट मेडिसिन का दिया जाता है, जिसके कारण किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है और किडनी यूरिन के रास्ते सारी शुगर निकालती है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य में गुर्दे पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और गुर्दे, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इस पूरे रास्ते में शुगर का जमाव हो जाता है और उसके कारण बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं। उसके कारण बार बार पेशेंट को यूरिन में जलन होती है और यह प्रक्रिया भी लगातार चलती है और पेशेंट इससे भी बहुत परेशान रहता है। पेशेंट को बुखार रहता है और बहुत सारी समस्या रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो एलोपैथी दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन ली जाती है तो एक समय बाद उसका एक्शन बंद हो जाता है, फिर दूसरी दवा इंट्रोड्यूस की जाती है, फिर तीसरी दवा इंट्रोड्यूस की जाती है। इन सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट सब डॉक्टर्स को पता है, लेकिन अब यह है कि हाँ इन मेडिसिन के कारण बहुत सारा आराम भी पेशेंट को मिलता है
जैसे कि कार्डियक पेशेंट है तो उसको बहुत आराम मिलता है इन दवाइयों से शुगर को कंट्रोल करने में। तो बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब ये है, ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ मैं कि होम्योपैथी इन सब मामलों में, जिसमें कि अगर आपको शुगर की दवाइयाँ आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं और आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है क्योंकि डापाग्लिसरोलिन आपके गुर्दे के ऊपर दवा डाल रहा है, और अगर आपका सीटाग्लिप्टिडिन या टिनाग्लिप्टिडिन आपके पेनक्रियास पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथी अगर आप लगातार बहुत सालों से दवा ले रहे हैं तो भी उन दवाइयों को लेते लेते भी आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है। और अगर आपने रिसेंटली अगर आपको शुगर की तकलीफ हुई है तो भी आप सबसे पहले होम्योपैथी में आए, तो आप इन सारी कॉम्प्लिकेशन जो कि एलोपैथी मेडिसिन के कारण होती है इनसे आप बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये दवाइयाँ अगर आप जैसे 15-20 साल 8 साल से लेते आ रहे हैं और होम्योपैथी की दवाइयाँ साथ में लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आने वाले थे लाइफ में वो नहीं आएंगे और ये दवाइयाँ एलोपैथी मेडिसिन आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो होम्योपैथी बेहतर रूप से आपको आपके स्वास्थ्य को, आपकी शुगर को मैनेज कर सकती है और आपको केमिकल से बनी हुई दवाइयों से छुटकारा दिला सकती है। धन्यवाद।